हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिव्य माईएस टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख है आज 8 नवंबर 2022 और हम बात कर रहे हैं द हिंदू के डेली एडिटोरियल एनालिसिस को आसान भाषा से समझने की। इसका फ्री पीडीएफ और दूसरे वैल्यूएडेड मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम आप तक लाते रहें। आज के सेशन में द हिंदू के दो एडिटोरियल आर्टिकल को डिस्कस किया जाएगा। पहला, इकोनॉमिक्स एक्सक्लूजन, और दूसरे एडिटोरियल में हम बात करेंगे द फ्रंट लाइनर्स ऑफ द फर्स्ट 1000 डे विंडो ऑफ लाइफ। दोनों ही आर्टिकल के क्रक्स को आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही एडिटोरियल आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला, इकोनॉमिक्स एक्सक्लूजन, अर्थशास्त्र बहिष्कार। Use of sole income criteria for quota is questionable, but it should be made to work in a non-exclusionary way. कोटा के लिए एकमात्र आय मानदंड का उपयोग संदिग्ध है, लेकिन इसे गैर बहिष्करण तरीके से काम करने के लिए बनाया जाना चाहिए। कल सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ द्वारा ईडब्ल्यूएस कोटा के पक्ष में 3:2 के बहुमत से फैसला दे दिया जाता है और इसी बात का पूरे आर्टिकल में जिक्र है कि जब बात हो रही है ईडब्ल्यूएस अथवा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं उनके आरक्षण की, तो इसमें से जिस तरीके से एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों को बाहर रखा गया है, तो क्या ये उचित है? और ये भी बात कही जा रही है कि जब इस ईडब्ल्यूएस कोटे को लाया गया था तो संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया था और उसी को न्यायालय में चैलेंज किया जाता है, जिस पर कल फैसला आता है। और ये बात इस फैसले से भी लक्षित हो जाता है कि इस कोटे से जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसका उल्लंघन नहीं हो रहा है। और बेसिकली इस फैसले के आने से कई तरीके की नई बातें भी सामने आ रही। खुद सुप्रीम कोर्ट के रवैये में भी काफ़ी बदलाव देखने को मिला। जिस तरीके से अभी तक जब बात आती थी आर्थिक आधार पर आरक्षण की, तो उसकी वैधता सुप्रीम कोर्ट नहीं स्वीकार करता था, और अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण को वैध ठहराया गया है। आगे बात हो रही 1992 में इंदिरा शावनी केस की, जिसमें 9 जजों की संवैधानिक पीठ द्वारा ओबीसी आरक्षण को वैध ठहराया गया था, लेकिन उसमें जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया को इंट्रोड्यूस, जो कि बाद में क्रीमी लेयर भी बन जाता है, उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया था कि ऑलरेडी उसी वर्ग के ऐसे लोग जिनकी स्थिति बेहतर है उनको ऐसे आरक्षण के लाभ नहीं मिलने चाहिए। और पहली बार भारत में जब बात होती है इकोनॉमिक आधार की, आर्थिक क्राइटेरिया की अगर बात होती है रिजर्वेशन में, तो वो इसकी जो झलक है 1992 में हमको देखने को मिल जाती है इंदिरा शावनी केस में। और आगे ये भी बात हो रही जिस तरीके से इससे पहले कांग्रेस सरकार द्वारा जब 10% आरक्षण लाने की बात हुई थी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको खारिज कर दिया जाता है और तर्क ये दिया जाता है कि आर्थिक आधार पर किसी भी आरक्षण की व्यवस्था संविधान में नहीं है। किंतु अब आगे ये भी बात हो रही जिस तरीके से 2019 में भाजपा सरकार द्वारा संविधान संशोधन के माध्यम से इस आरक्षण को ला दिया जाता है और इसमें से एससी, एसटी, ओबीसी इनको एक्सक्लूड जब किया जाता है और सिर्फ जब इकोनॉमिक क्राइटेरिया ही एकमात्र कारक हो जाता है कि बेनिफिशियरी कौन होगा उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, तो बेसिकली ये बहुत अनसस्टेनेबल तरीका दिखता है। और आगे ये बात कही जा रही कि पांचों जज इस बात से वाकिफ थे, इस बात से राजी थे कि जब बात आएगी आर्थिक आधार की कि क्या इस आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है, तो वो पांचों एक मत दिख रहे थे कि हाँ ठीक है, ये संविधान का उल्लंघन नहीं कर रहा है। लेकिन जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश यू ललित, ये जो 3:2 का जो फैसला आता है, इसमें ये दो जज जो रहते हैं जो इसके खिलाफ जाते हैं, उनमें ये दोनों ही जज शामिल थे, जस्टिस भट्ट और जस्टिस यू ललित। बेसिकली इनका कहना था कि जिस तरीके से ये आरक्षण लाया गया है, चूंकि आर्थिक क्राइटेरिया है, उस
की वैधता को तो हम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन यदि एससी, एसटी और ओबीसी इनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा तो ये संविधान की जो बेसिक भावना है उसका उल्लंघन करता है। और अब आगे ये बात कही जा रही है कि जिस तरीके से 2019 में भाजपा सरकार द्वारा इस आरक्षण को लाया जाता है तो बेसिकली काफ़ी मजबूत एक पॉलिटिकल लेजिटिमेसी भी देखी जाती है। ज़्यादातर जो सदस्य रहते हैं पार्लियामेंट के वो इसके पक्ष में दिखते हैं, और कोर्ट भी ऐसे प्रस्ताव को, ऐसे जब अमेंडमेंट के माध्यम से आता है जिसमें पार्लियामेंट काफ़ी उसके पक्ष में अगर दिखती है तो उसको आसानी से खारिज नहीं कर पाता, क्योंकि पार्लियामेंट की भी खुद की शक्ति होती है कि जब बात आती है कि नए क्राइटेरिया को निर्धारण करने की, जिससे कि समाज में जो टारगेट ग्रुप हैं, जो ऐसे ग्रुप हैं जो जिनका उत्थान करने की आवश्यकता है, और उनके लिए जब कोई नया कानून बनाया जाएगा, नया क्राइटेरिया लाया जाएगा तो संविधान माफ़ कीजिएगा, पार्लियामेंट के पास भी अपनी शक्तियां निहित होती हैं, और कोर्ट इस वजह से भी इस बात को काफ़ी हल्के से नहीं डील कर रहा था। अब आगे ये भी बात कही जा रही है कि जिस तरीके से ये आरक्षण आता है बेसिकली इसमें कई कमियां भी देखने को मिलती हैं, क्योंकि आरक्षण को हम गरीबी उन्मूलन के तरीके के तौर पर नहीं ला सकते हैं, और जिस तरीके से इसका एक क्राइटेरिया है जिसमें 8 लाख की एक लिमिट सेट कर दी गई है कि इसके नीचे, और जो दूसरे क्राइटेरिया हैं जिसमें ज़मीन की बात होती है, मकान की बात होती है कि कितने स्क्वायर फीट में मकान है, ज़मीन कितनी है, और दूसरे क्राइटेरिया, बेसिकली बात हो रही जब 8 लाख की क्राइटेरिया की बात होती है तो इसमें बड़ी संख्या में समाज के जो लोग हैं वो शामिल हो जाते हैं। इस क्राइटेरिया पर भी सवाल उठाया गया है कि एक तरफ तो 8 लाख का क्राइटेरिया तय हो रहा है कि इकोनॉमिक वीकर कौन है उसको डिसाइड करने के लिए, और दूसरी तरफ जब इनकम टैक्स में छूट देने की बात आती है तो वो क्राइटेरिया मात्र 2.5 लाख होता है। तो इतना अंतर क्यों? और अब ये भी बात कही जा रही है कि जिस तरीके से सवाल ये भी उठ रहा था कि जो 50% पहले से ही आरक्षण का प्रावधान है ईडब्ल्यूएस का, जब एडिशनल आएगा तो क्या ये 50% को एक्सीड कर जाएगा, जो कि इंदिरा शावनी केस में भी था कि 50% को यदि एक्सीड कर जाएगा तो उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। पांचों जज इस बात को मानते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस जो कोटा आता है, चूंकि ये जाति आधारित कोटा नहीं है, इसलिए ये 50% की जो अपर लिमिट है इसको एक्सीड नहीं कर रहा है। किंतु अब आगे ये भी बात हो रही है कि जो ईडब्ल्यूएस कोटा है बेसिकली एक वर्टिकल ये कोटे की तरीके से काम करेगा। देखिए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कोटे का बहुत संक्षेप में अगर अंतर हम समझने का प्रयास करते हैं तो जैसे ईडब्ल्यूएस को भी हटा देते हैं, मान लीजिए एससी कोटे की हम बात करते हैं, तो समाज में एससी जितने भी लोग होंगे उन पर ये कोटा काम करेगा। वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, जाति। अब इसके अंदर कोई भी सब क्राइटेरिया नहीं बना है, उसमें किसकी आय कितनी है, उसका लिंग क्या है, इनसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ जाति क्या है ये, तो ये एक हॉरिजॉन्टल क्राइटेरिया आएगा। लेकिन बात कर लेते हैं हम सिर्फ जब महिला क्राइटेरिया की, जब महिला कोटा की हम बात करते हैं तो इसमें सिर्फ महिलाओं को एक वर्ग के रूप में लिया जाता है। तो बेसिकली कितनी महिलाएं हैं, अगर हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए एससी में अगर एक नया कोटा दे दिया जाए कि वो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ जो एससी महिलाओं को अगर मिलेगा तो वो एक वर्टिकल कोटा हो जाएगा कि वो सभी महिलाओं को नहीं मिल रहा है, ऐसी महिलाओं को मिल रहा है जो कि सिर्फ एक विशेष जाति से संबंधित रखती हैं। लेकिन भारत में जो वर्टिकल कोटा है इसका प्रावधान देखने को नहीं मिलता है अभी तक। और जब हम महिला कोटा की भी बात करते हैं तो मिलता तो वो सिर्फ महिलाओं को है, लेकिन उसमें महिलाओं को एक समूह के तौर पर ट्रीट किया जाता है, और चाहे वो किसी भी जाति से हो, एससी से हो, एसटी से हो, सभी को, जनरल से हो, सभी को वो कोटा समान रूप से मिलता है। लेकिन जब ईडब्ल्यूएस कोटे की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस कोटा एक वर्टिकल कोटा हो जाता है, और ये सबको नहीं मिलता है। जो 8 लाख और जो दूसरे क्राइटेरिया हैं वो समाज के और भी लोग
यदि उसके अंतर्गत भी आते हैं, लेकिन यदि वो एससी से हैं तो वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, एसटी से हैं तो एक्सक्लूड का हो जाएंगे, वो ओबीसी से हैं तो वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो बेसिकली इसे ये निषिद्ध कर दिया जा रहा है। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक वर्टिकल जोन की तरीके से समाज में काम करेगा। तो यही बात कही जा रही है कि एक वर्टिकल कंपार्टमेंट ये कोटा तैयार कर दे रहा है। और जिस तरीके से ऑब्जेक्टिव होता है कि जब अगर मान लीजिए ठीक है, इकोनॉमिक ही ऑब्जेक्टिव लेना था, तो इसको सभी वर्गों के लिए खोल देना चाहिए था। जो भी डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है सबके लिए अगर कोटा को ये खोल दिया जाता तो ये ज़्यादा बेहतर होता। हाँ, इसमें कुछ सलाह भी आगे दी जा रही है कि ठीक है, जो इन सभी लोगों के लिए खोल दिया जाएगा तो बहुत ब्रॉड वे में हो जाएगा। तो बेहतर ये तरीका हो सकता है कि इसमें जब हमको मैच ही करना है, अगर अपर लिमिट लगानी है और उसमें इनकम क्राइटेरिया को ही अगर लगाना है, तो वो इनकम क्राइटेरिया को और ज़्यादा लॉजिकल करते हुए इनकम टैक्स से जोड़ दीजिए, जिसमें आप इनकम टैक्स में जब छूट देते हैं तो वो छूट कितना होता है, 2.5 लाख से अगर सालाना इनकम है उसके नीचे तब इनकम टैक्स में छूट होता है। तो अगर इनकम टैक्स की ही इसी जो राशि, इसी को ईडब्ल्यूएस का अपर लिमिट बना दिया जाए कि 2.5 लाख से नीचे जो भी लोग होंगे सभी को ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। और इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, किसी में कोई भी विभेद नहीं होगा, सब लोग शामिल होंगे, ऐसी बात इस आर्टिकल में कही जा रही है। और क्योंकि बात अगर रिजर्वेशन की है, सामाजिक उत्थान की है, तो जो सबसे गरीब तबका है उसके उत्थान को ध्यान में रखते हुए विभेदन कैसा। अगले आर्टिकल में अब बात होगी द फ्रंट लाइनर्स ऑफ द फर्स्ट 1000 डे विंडो ऑफ लाइफ, जीवन की पहली 1000 दिवसीय खिड़की के अग्रिम पंक्ति के लोग। आर्टिकल में बात हो रही है जिस तरीके से जब बात होती है माल न्यूट्रिशन की, और ये जो मानव का विकास है उसमें बहुत ज़्यादा बाधित हो जाता है। जिस तरीके से बच्चे की मृत्यु हो सकती है, बीमारी से लड़ने की उसकी क्षमता निर्धारित होती है। तो माल न्यूट्रिशन अर्थात जब कुपोषण, यदि इसको नहीं रोका जाएगा तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, संज्ञात्मक विकास होता है, वो बाधित हो जाता है। साथ साथ में जो एक वयस्क जो व्यक्ति होगा उसकी प्रोडक्टिविटी ऑफ लाइफ ये भी डिपेंड करेगी कि बचपन में उसका जो पोषण था वो कैसा था। तो बेसिकली बात कही जा रही है कि जब पूरे जीवन चक्र की बात होगी तो शुरुआती 1000 दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। 1000 ही दिन क्यों? क्योंकि दिमाग मस्तिष्क का जो 80% विकास है वो शुरुआती 1000 दिवस में ही हो जाते हैं। और ये 1000 दिवस के अगर हम काउंट करें तो जब गर्भधारण होता है तब से लेकर बच्चा लगभग 2 साल का हो जाए तब तक ये काउंट किया जाता है। और ऐसे में पोषण अभियान जैसी जो स्कीम है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि ये फोकस करती हैं कैपेसिटी बिल्डिंग पर, सर्विस डिलीवरी बेहतर हो जाए, जो समुदाय है उसको मोबिलाइज किस तरीके से किया जाए और उनका सहभागिता बढ़ाया जाए, तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। इन सब का उद्देश्य हो कि किस तरीके से समाज से जो माल न्यूट्रिशन अथवा जो कुपोषण है उसको कम किया जाए। और इसमें ये भी बात आगे कही जा रही है कि ये पाया गया है कि अगर कुपोषण से लड़ना है तो जो माताएं होती हैं उनके स्वास्थ्य की विशेष ख्याल रखना होगा। उन महिलाओं का न्यूट्रिशन स्टेटस कैसा है, इसके अलावा जिस तरीके से उनका वज़न, हीमोग्लोबिन लेवल, किस उम्र में गर्भधारण होता है, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं पूरे गर्भधारण जो अवधि होती है उसके दौरान कैसी है, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है जब बात आएगी कि बच्चे का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, जीवन भर कैसा रहेगा, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में महाराष्ट्र और यूनिसेफ का एक प्रोग्राम आता है जिसमें कि फोकस होता है कि जो महिला हैं, जो एडोलसेंट गर्ल हैं, किशोरियां हैं, क्योंकि किशोरियां ही आगे चल के महिलाएं बनेंगे, महिला ही माता होती हैं। और सभी के स्वास्थ्य में एक कड़ी जोड़ के देखी जाती है। तो बेसिकली जब किशोरी
युवतियां और महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान दिया गया, और तब ये पाया जाता है कि अगर बेहतर तरीके से स्वास्थ्य का ध्यान दिया जाएगा तो जो संतान होती है उसका जो भार होता है जन्म के समय, वजन, वो बेहतर होता है। इन सब के अलावा जो नवजात शिशु की मृत्यु दर होती है उसमें कमी आती है, और जन्म बेहतर रहता है। इन सब के साथ में ये बात आगे कही जा रही है कि जब काफ़ी कुछ बेहतर देखने को मिलता है कि माताओं के स्वास्थ्य का ख्याल रखने से बच्चों के स्वास्थ्य में, जीवन चक्र पे एक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, तो बेसिकली इस स्कीम को महाराष्ट्र के दूसरे जिलों में भी लागू करके देखा जाता है। आगे बात कही जा रही है कि जब बात आ रही है कि स्वास्थ्य सुविधाएं अब इनको व्यवहारिक तौर पर लागू करने की, तो ऐसे में जो फ्रंटलाइन वर्कर्स होते हैं, विशेष तौर पर आशा वर्कर की बात कही जा रही है, एएनएम जो नर्सेज होती हैं उनकी बात कही जा रही है, आंगनवाड़ी वर्कर की बात कही जा रही है, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं जब बात आती है इस पूरे समुदाय के अगर सशक्तिकरण की। क्योंकि जब बात होगी स्वास्थ्य कैसा होगा, तो ये जो फ्रंट लाइन वर्कर है इनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आज भी भारत में बहुत सारे दूर दराज के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच न के बराबर है, और ऐसी जगहों पर ये जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल हो जाते हैं। और साथ ही साथ में जब पूरे समाज समुदाय में जो स्वास्थ्य संबंधित आदतों को बढ़ावा देने की बात आती है और बात आती है जागरूकता फैलाने की, तो इनका रोल और ज़्यादा, जब ग्राउंड सपोर्ट की बात आती है तो वहाँ पर सकारात्मक हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रहता है। कुछ उदाहरण की बात कही जा रही है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पोषण पखवाड़ा मार्च 2022 में एक दूर दराज के गांव में देखा जाता है, जब आंगनवाड़ी जो वर्कर होती हैं इनके लगातार प्रयास करने के बाद और जो लेडी सुपरवाइज़र होती हैं, तब कुछ परिवार के लोग बच्चों का जो वजन होता है उसको कराने के लिए राजी होते हैं। आज भी समाज में बहुत सारी कुप्रथाएं हैं, बहुत सारे अंधविश्वास हैं, कई जगहों पर बच्चों का वजन ही नहीं कराते हैं। कई अवरोध, कई कारण उसके पीछे हो सकते हैं, किंतु अगर वैज्ञानिक तर्कों पे जाया जाए तो जब बच्चे का वजन अगर रेगुलरली होता है तो उसका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, क्योंकि वजन से बच्चों में ये अंदाज़ा लग पाता है कि कोई समस्या नहीं, कोई बीमारी नहीं, बीमारी है तो फिर उसकी आगे का जो भी जांच होगा, जिस तरीके से वो चीज़ सुनिश्चित हो सकता है। इन सब के अलावा जो बच्चा लगातार जो भी उसको दूध, खाना, खानगी जो भी दिया जा रहा है उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, कितनी है, और होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी, इन सब का निर्धारण इस बात से पता लग पाएगा अगर बच्चे का वजन रेगुलरली मॉनिटर किया जाए। और जब ऐसा होता है तब जो परिवार होता है वो बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे देख के प्रसन्न होता है, और फिर दूसरे परिवारों में भी इस बात को और ज़्यादा प्रसार होता है। इन सब के अलावा यूपी के ही दूसरे गाँव में उन्नाव की भी आगे बात कही जा रही है कि ऐसा ही चीज़ देखने को मिलता है। और आगे बात कही जा रही है कि जिस तरीके से जब कुछ स्टडीज़ हैं उनमें पाया जाता है कि अगर जो पिता है वो जो बच्चा है उसकी माता का ध्यान रखने में अगर पिता संलग्न है, तो पहली तिमाही जो गर्भावस्था की होती है वहाँ पर जो माताएं होती हैं उनका जो ध्यान है वो 1.5 गुना ज़्यादा रखा जाता है। और यदि ऐसा किया जाता है तो बच्चे का ओवरऑल स्वास्थ्य बेहतर होगा। और इन चीज़ को आगे इस बात पे भी जोड़ के देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जब इन में क्रिटिकल रोल जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हो जाते हैं इनका होता है, क्योंकि जो जागरूकता है और जो हेल्दी हैबिट, हेल्दी प्रैक्टिसेस हैं, इनको आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल ये रहते हैं। और ऐसे में ये जो फ्रंट लाइन वर्कर्स होते हैं इनको प्रॉपरली ट्रेन होना चाहिए, रेगुलरली इनको अवेयर, अपडेट ट्रेनिंग के माध्यम से करना चाहिए, जिस और साथ ही साथ में जो इनको जो भी उपकरण मिलते हैं वो अप टू डेट होने चाहिए, प्रॉपर समय पे उसको रिप्लेस करना चाहिए। और साथ ही साथ में जिस तरीके से बच्चों के जब बात आएगी कि बच्चों का जो वजन है उसको कैसे जांचना है, किस तरीके से रिकॉर्ड करना है एक्यूरेटली, उस पर भी इनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए।
बेसिकली ये बात कही जा रही है कि जिस तरीके से दूर दराज के जो गांव होते हैं उनमें ये स्वास्थ्य जो कर्मी होते हैं वो रीढ़ की हड्डी की तरीके से काम करते हैं जब बात आती है स्वास्थ्य सेवाओं को आगे बढ़ाने की। तो बेसिकली इनको रेगुलरली स्किल कर होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और क्योंकि जो लोकल लेवल पे ये बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं, जो ग्राउंड रियलिटी होती है, जो लोकल सिचुएशन होती है उससे ये अवगत होते हैं। और इन सब के साथ साथ में जो भी डेटा रहे, जो भी स्टडी होती है वो बेसिकली डेटा ड्रिवन होनी चाहिए, जिससे कि प्रॉपरली ये पता लग जाए कि हाँ क्षेत्र विशेष पे कौन सी चीज़ें बेहतर चल रही है, क्या उसको दूसरे क्षेत्रों तक लागू करना चाहिए, नहीं लागू करना चाहिए। ये सब तभी संभव होगा जब साइंटिफिकली चीज़ों का रिकॉर्ड होता रहे। और इन सब के साथ साथ में अंत में ये भी बात कही जा रही है, चूंकि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स होते हैं इनको जो ग्रास रूट लेवल की बात कही जाती है तो उसकी एक ज़्यादा गहरी समझ होती है। और ऐसे में यदि पूरे समाज को एम्पावर करना है तो ये जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं इनको सशक्त करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि जब बात आएगी स्वास्थ्य सेवाओं में परिवर्तन की, सुखद सकारात्मक परिवर्तन की, और वो परिवर्तन जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है उस तक यदि वो परिवर्तन देखना है तो जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं इनको सशक्त बनाना अनिवार्य हो जाता है। आज के हिंदू के एडिटोरियल आर्टिकल में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।